प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास डाल्टनगंज, झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप मेरे नियमित दर्शक हैं और इस चैनल पे मैं सिर्फ कुंडली अध्ययन ही करता हूँ। मेरा दूसरा चैनल जिस पे मैं ज्योतिष से संबंधित सूत्र और राशिफल और परिवर्तन आदि बनाता हूँ, उसका नाम है नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य। इस नंबर से इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली दिखाने से आपका मिलाप आपसे हो जाता है और कुंडली दिखाने वाले लोगों को निश्चित रूप से असफल होते कम देखा गया है। पर वस्तुतः वास्तविकता इस बात की भी होनी चाहिए कि कुंडली अध्ययन पक्का हो, उसमें जरा भी कोई मतभेद ना हो। ये नहीं कि कुंडली दिखाने के बाद आप लगातार भ्रम में जा रहे हैं, ज्योतिष पर से आपका विश्वास उठता जा रहा है और कुछ भी काम नहीं बन रहा। इसका अर्थ ये है कि आपको फिर से अपनी कुंडली को समझने की आवश्यकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुंडली बहुत अच्छे से नहीं जानते या फिर हमें कुंडली को अच्छे से समझाया नहीं जाता है। इस कारण से कई बार हमारी समस्या समाधान तक हमें नहीं पहुंचने देती है और हमारा मार्ग अवरुद्ध कर देती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसी भी कुंडली के अध्ययन में उस कुंडली के पंचांग की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसके अध्ययन की। तो विचार करें तो जन्म हुआ जातक का सूर्य चूंकि बैठे हैं जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में, इस आधार पर वो मार्गशीर्ष माह में उनका जन्म होगा जातक का। कार्तिक और मार्गशीर्ष का प्रभाव दक्षिणायन हेमंत ऋतु कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं कार्तिक में, उनमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी शठता आती है। मतलब वो कभी कभी कुपित कर देने वाला व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार दूसरों को कई बार कुपित कर देता है और जहां जिस तरीके का व्यवहार कई बार करना चाहिए, व्यक्ति कई बार वहां पे उस तरीके का व्यवहार नहीं करता। इसका अर्थ है कि हमें इस बात को अपने ऊपर समझने की आवश्यकता है। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, इन ग्रहों का बल बढ़ता है, जिसके कारण जीवन में कई बार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है या फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। गुरुवार कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, गुरुवार को जन्मे हैं तो वारेस इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। अच्छी बात है। बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और शनि से दृष्ट हैं। इस कारण से कि जन्म कुंडली का मारक ग्रह गुरु और बुध दोनों को देख रहा है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और राहु हैं, 12वें भाव के चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से साहचर्य या नियम के आधार पर चंद्रमा भी कई बार मारक परिणाम देंगे, पर पूर्णतया मारक नहीं होंगे। लेकिन हाँ, शनि राहु का प्रभाव और जन्म कुंडली में बुध के ऊपर और गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव कई बार व्यक्ति को थोड़ी बहुत अशुभ परिणामों को देने वाला होगा। परंतु वार के अधिपति गुरु ठीक बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी में सहायता मिलेगी, संतान पक्ष ठीक रहेगा और व्यवहारिक पक्ष भी ठीक रहेगा, सत्य का पक्ष भी ठीक रहेगा और धर्म का पक्ष भी ठीक है। इसके साथ साथ व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति का पक्ष भी गुरु ठीक रखेंगे। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन को एक जैसा नहीं होने देते। कभी उसे लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे महान और सबसे बेहतरीन इंसान है, जिसके पास एक अच्छी एनर्जी है, बस उसको सही जगह पे लगाना है। पर वस्तुतः अगले ही पल उसे भयंकर उदासीनता में जाते हुए देखा जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा जो हैं यहाँ कई बार व्यक्ति को अव्यवस्थित करने का जैसे जिम्मा उठा लेते हों, जहाँ व्यक्ति कई बार बहुत पॉजिटिव है और कई बार बिल्कुल ही निगेटिव है। तो ये जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, जो फ्लक्चुएशन है माइंडसेट के अंदर, वो इस वजह से ही होती है क्योंकि चंद्रमा यहाँ अव्यवस्थित नजर आते हैं। बलहीन चंद्रमा, क्षण चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्था को देने वाले होते हैं। यहाँ व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त, व्यवस्था, रेगुलरिटी एक जैसी नहीं रहती। माता का स्वास्थ्य कभी बिगड़ रहा है, कभी आप अनियमित दिनचर्या के शिकार हो रहे हैं, कभी आपका मन एक जैसा नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, ये लगातार जीवन में एक जो है वो सारे समाये हुए हैं और इनसे ही लड़ने की आवश्यकता भी है।
तो यहाँ पे अधिकांश जो आपकी ऊर्जा है वो कई बार आपको इन्हीं सभी चीज़ों को बैलेंस करने में बीत जाती है, और बहुत बार आप खुद को यही समझाते रह जाते हैं कि नहीं मुझे कल से समय पे जागना है, कल से मुझे ये रूटीन फॉलो करना है। बहुत समय आपका इस वजह से बीत जाता है क्योंकि आपके मित्रों से आप अपनी तुलना करने लग जाते हैं। बहुत बार आपका समय खुद को इस समझाने में इस बात को लग जाता है कि आपको तैयारी किसकी करनी है, कब फॉर्म भरना है, किस दिशा में धन कमाने जाना है। तो ये बहुत सारा तामझाम जो है वो दिमाग में बना रहता है। इन सभी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की होगी कि आप अपना आत्मविश्वास मजबूत करें और जितना ज़्यादा हो सके सूर्य की उपासना करें, क्योंकि आपकी कुंडली का लग्न सूर्य का बना है और ये सिंह लग्न की कुंडली है जो व्यवहारिक होती है, अति आत्मविश्वास से युक्त होती है, और चरित्रवान भी होती है, व्यवस्थाओं में विश्वास करती है, किसी दूसरे की आज्ञा का पालन करना इनके फितरत में नहीं होता, और ये बड़ी ही आक्रामक शैली में कारोबार या व्यापार या व्यवहार या नौकरी करने वाले होते हैं। ये बहुत सरलता से किसी की बात नहीं मानते, कम संतति वाले होते हैं लेकिन पुष्ट होते हैं। इनकी कमर पतली होती है, सीना चौड़ी और छाती जो है वो चौड़ी है, भुजाओं में बल है, गठीला शरीर है, फुर्ती उतनी नहीं होती, पर भोजन के बाद व्यक्ति सोना और आराम करना चाहता है। व्यक्ति नियम और कानून में बंधना चाहता है, पर वस्तुतः अपने बनाए नियम कानून में, किसी दूसरे के नियम कानून में उसको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता, और इस तरीके से जीवन चलता है। यहाँ दाम्पत्य में कई बार आपको बहुत ज़्यादा फोकस लगाना पड़ता है, विवाह को व्यवस्थित करने में, कई बार अपनी बात रखने में, अपनी बात दूसरों को समझाने में उस तरीके का क्लियर विजन नहीं आता या फिर क्लियरिटी नहीं आती। मतलब आप खुद को सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं मैं देखो बड़ा साफ हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं बहुत ही सोबर हूँ, सिंपल हूँ, पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और कई बार लोग आपको आक्रामक रूड बिहेवियर रखने वाला या फिर ऐसा कठोर, ऐसा ठप्पा टैग मिल जाए कि ऐसा है, और पीठ पीछे आपकी बुराई भी होती है। कई बार आपके घर परिवार के लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। इष्ट मित्र तो की बात तो बिल्कुल ही है, पर परिवार के लोग भी कई बार बुराई करते हैं, जैसे कजन वगैरह हो जाए ऐसा। ये सिंह लग्न का प्रभाव है। यहाँ व्यक्ति तर्क में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, निर्णय सुनाने में विश्वास ज़्यादा करता है। तो ये कुछ ऐसी भाव भंगिमा होती है सिंह लग्न वालों की। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा के बारे में मैंने चर्चा की, उसके साथ सूर्य के बारे में भी चर्चा कर रखा हूँ। हस्त नक्षत्र इसके अधिपति चंद्रमा हैं, और अगर हो सके तो ऐसे लोग जो हस्त नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए। और अग्नि देवता कौन है? साक्षात सूर्य हैं। पद्म पुराण में भगवान लिखते हैं कि सूर्य जो हैं वो इतने प्रकाशमान थे कि स्वर्गलोक के देवता उस रोशनी से अपने आप को बड़ा ही परेशान महसूस करने लगे, बहुत परेशान हो गए। सब सोचने लगे कि इतनी रोशनी तो कोई सही नहीं पाएगा, इनका तेज इतना है कि उनकी पत्नी तक उनको छोड़ करके चली गई, और ऐसा उनका तेज था। ये कश्यप ऋषि के पुत्र हुए, और दरअसल सूर्य इतने तेज से युक्त थे कि देवता भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, जो पितामह कहे जाते हैं। उनके पास जाकर के कहते हैं कि ये सूर्य का तेज पुंज हमें तो रहने नहीं देगा, धरती के जल सूख जाएंगे, समुद्र तो ऐसे ही तप रहा है मानो वो भी समाप्त होने वाला है, आप कुछ करिए, इनको कैसे ठीक किया जाए। तो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, ब्रह्मदेव उनको याद करते हैं, उनके पास जाकर के स्तुति गाते हैं कि आपके रहने से ही धरती पे जीवों के अंदर आत्मा विराजमान है, आप प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा स्वरूप बैठे हुए हैं, तो आप अपनी रोशनी कम करिए, उसमें उष्णता कम करिए। तो भगवान सूर्य कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लो, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है। उन्होंने तुरंत तत्काल तुरंत ही विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, विश्वकर्मा भगवान को बुला करके और फिर कहा इनकी रोशनी को कम करिए, इनकी रोशनी छांटिए। तो फिर उनकी रोशनी छाटी जाती है, जिनसे सुदर्शन चक्र बनता है, देवी मैया के अस्त्र शस्त्र बनते हैं, तब जाकर के उनकी रोशनी थोड़ी कम हुई, ऐसा पुराणों में आया है। तो ये बड़ा ही सैद्धांतिक पक्ष है कि भगवान सूर्य के तेज के स्वरूप में जो जिस व्यक्ति की कुंडली में विराजमान होते हैं उसका तेज प्रायः आम आदमी नहीं सह पाता, या उसका तेज बड़ा ही प्रचंड दिव्य होता है।
वो अपने नियम कानून में विश्वास करने वाला, मैंने जैसे पूर्व में कहा, ऐसा होता है जिसकी रोशनी के आगे सारे ग्रह भी फीके पड़ जाते हैं और सब अस्त हो जाते हैं। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो सूर्य की रोशनी में नज़दीक आकर के अस्त नहीं होता। सूर्य के नज़दीक आकर के चंद्रमा काल कवलित हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रोशनी उनकी पता नहीं चलती। तो ऐसा है, सूर्य की रोशनी में आकर के गुरु जैसा विशाल ग्रह भी एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। शनि जैसा मंद ग्रह जो कि उनके पुत्र हैं वो भी अस्त हो जाकर के शांत हो जाते हैं। तो सारे ग्रह वहां आकर के शांत हो जाते हैं, जो साक्षात सूर्य भगवान के जो है वो दिव्य स्वरूप के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये बात सूर्य की हुई। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र, ओम अग्नये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य की आप उपासना करिए। आदित्य हृदय का पाठ करके सूर्य को और भी ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सकता है और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को दिनचर्या में ढालने की कोशिश करिए। नैतिक पतन आपका ना हो, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य अधिपति हैं और ये संपूर्ण समाज को पोषित करने जैसा भाव रखते हैं। ये किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं रखते, सबको समान व्यवहार से, समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। तो ये बात है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी पे अक्षत अर्पित करना चाहिए, शहद वगैरह भी अर्पित करना चाहिए। शिव जी के मंदिर को धोना भी ऐसे लोगों के लिए ठीक रहता है। आयुष्मान योग आयु अच्छी बना देता है। वैश्य वर्ण और देवगण है, इस वजह से व्यक्ति में राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति होती है। सत्व है अर्थात धर्म है, सत्य है, शुचिता है, सफाई है, नियम कानून है और किसी भी तरीके से व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। तो ये देवगण है जहां व्यक्ति बिल्कुल ही शुद्ध बुद्ध है, जियो और जीने दो, सबको सुख देखो, सबको सुख दो और सबको खुश देखो, ऐसे सिद्धांतों को पालन करने वाली ये कुंडली है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब आपकी कुंडली में मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं और कहाँ उनको बैठना चाहिए था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य इस कुंडली के लग्नेश होते हैं और जन्म कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। सामान्यतया सिद्धांत कहता है ज्योतिष का कि लग्न के अधिपति का केंद्र में बैठ जाना अच्छा होता है। इससे भी अच्छी और ऊंची बात इस बात को लेकर के होती है शास्त्र में कि लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना अपने आप में राजयोग हो जाता है। जो जातक के नौकरी के लिए, पद वृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए, आप इसको उसके जितने भी क्षेत्र होते हैं, मतलब प्रोफेशनली उसको बहुत ऊंचाई दे जाते हैं। तो ये इस मामले में सूर्य अच्छे हो जाएंगे। लग्नेश हैं, उनको यहां भी बैठना चाहिए था। यहां बैठे हैं तो कभी कभी इरिटेटिव साउंड व्यक्ति से करवाएंगे और मन को विकल करेंगे अपनी रोशनी के कारण। और चूंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जहां के स्वामी जो मंगल देव हैं वो लग्न में बैठे हैं, तो लग्नेश का चतुर्थ स्थान में, चतुर्थेश का लग्न में जाना मन को कभी कभी परेशान करेगा। ये सामान्य बात होगी क्योंकि दो केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं वो दोनों ही ऊर्जा से भरे हैं और दरअसल मंगल भी ऊर्जा वाले ग्रह होते हैं और सूर्य भी ऊर्जा के सूचक या परिचायक या प्रबंधकर्ता या फिर वो हैं, पोषक हैं। तो इस हिसाब से मंगल और सूर्य केंद्र में बैठे होने से व्यक्ति में एक अलग तरीके की जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति समाएगी। दूसरा, डिप्लोमेसी भी समाएगी, मन विकल रहेगा, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है। व्यक्ति बहुत जल्दी आश्वस्त होना चाहता है और वो जितनी जल्दी आश्वस्त होना चाहता है उतना ही उसका मन विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे ये बात बनती है। परंतु एक बहुत अच्छी बात है कि केंद्र में दो ग्रह बैठे हैं और दोनों ही इस कुंडली के राजयोग कारक या मजबूत ग्रह होते हैं। तो यहाँ मंगल का भाग्य भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठना, चतुर्थ स्थान को देखना अपने भाव को। तो दरअसल सिंह लग्न की कुंडली के लिए सबसे प्रबल मजबूत अगर कोई ग्रह होता है तो वो मंगल ही होते हैं। गुरु भी उतने नहीं होते क्योंकि उनको अष्टम भाव का भी एक आधिपत्य संभालना पड़ता है। लेकिन मंगल को कहीं पे दोष नहीं लगता है, इस वजह से इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे हो गए। तो जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल का जो परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ सोचिए तो नवम भाव और पंचम भाव या नवम भाव या चतुर्थ भाव या नवम भाव या लग्न भाव के स्वामी का संबंध आपस में बन जाए परिवर्तन का, तो ये जातक के लिए अत्यंत ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ बात होगी। ऊपर से दूसरी सबसे अच्छी बात होगी कि भाग्य भाव पे और लग्न भाव पे दोनों ही जगह पे गुरु की दृष्टि है।
तो इस हिसाब से ये दूसरी सबसे अच्छी और उत्तम बात हो जाएगी कि गुरु स्वग्रही बैठ करके हंस योग लगा रहे हैं, मंगल लग्न में बैठ करके एक अत्यंत भाग्यशाली योग लगा रहे हैं, और जन्म कुंडली में लगने इसका चतुर्थ भाव में मंगल के साथ परिवर्तन कर देना परिवर्तन नामक महान राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में धन भाव में चंद्रमा का बैठना महाधनी योग बनाएगा, और तीसरे भाव में शुक्र का बैठना महाभाग्यशाली योग बनाएगा। तीसरे भाव में शुक्र का बैठना और जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के स्वग्रही बैठने से इस बात का संकेत मिलेगा कि जातक अपने माता और अपने पिता के भार को जल्दी समाप्त करना चाहता है, भार वहन करने की क्षमता रखने वाला है, और दूसरा कि वो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा देर तक किसी के ऊपर भारित नहीं रहेगा, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और भाग्यशाली होने के साथ साथ, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जब कभी भी भाग्य भाव पे जाएगी तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। नवम भाव के स्वामी का लग्न में आना, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के नवम और लग्न से, ये अत्यंत भाग्यशाली या अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग यहाँ भी बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे है, तो सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं 20 अंश के और ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये आपके मानसिक शांति को प्राप्त करने से पहले अनुभव देंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप को सिद्ध करना पड़े, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मानसिक शांति मिलेगी। ये कई बार यहाँ पे दाम्पत्य में भी थोड़े मोड़े मतभेद देने वाले दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ के वो जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी होकर के शत्रुग्रही हो रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार जो वैवाहिक संबंध होगा वो कई बार थोड़ा बहुत इरिटेशन के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु मंगल का प्रभाव ठीक है, तो टूटने फूटने का योग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य के कारण कभी कभी मतभेद नजर आएगा। यहाँ शुक्र राहु के साथ है, तो पत्नी के लिए व्यय व्यक्ति को करना अच्छा लगेगा और वो करेगा भी। यहाँ पे बुध और चंद्रमा बैठे हैं, तो दाम्पत्य को बहुत अच्छा नेचर देंगे, और पत्नी को प्रेम करने वाला, पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला या पत्नी को तवज्जो देने वाला, उनके नाराज और खुश होने में खुश और नाराज हो जाने वाला है, ऐसा बना देंगे। और दरअसल एक वक्त के बाद व्यक्ति पत्नी के पूरे तरीके से गिरफ्त में चला जाता है, या पत्नी की बातों को काटने की हिम्मत भी नहीं होती है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सूर्य हैं। उसके बाद चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और इस आधार पर कि वो जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में 18 हंस के बैठे हैं, तो और नवमांसा चक्र के में भी वो आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, जिनका प्रभाव लगभग मैं ठीक देख रहा हूँ। तो ये अपनी दशा काल में जो चंद्रमा होंगे वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु के संपर्क में हैं, वहाँ ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी, तो कई बार संपत्ति इकट्ठा करने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, या कई बार उसको धन कमाने में मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ेगी। और हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इस कारण से मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति को थोड़ा बहुत इरिटेशन देंगे, जल्दी व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करता है, या कई बार एक तरीके से अगर देखें तो धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भूख व्यक्ति की जीवन पर्यंत बनी रहती है। कई बार उसे रोजगार न मिलने के कारण थोड़ा दूषित वातावरण में भी जाना पड़ता है, या कई बार उसे थोड़ा बेरोजगार भी रहना पड़ता है, या कई बार अगर हम 100% अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें एक सामान्य से व्यापार से भी अपने जीवन में संतुष्ट रहना पड़ सकता है, या हमारे पास जो भी धन आएगा वो हमें एक्सपीरियंस दे करके आएगा। बहुत जल्दी और बहुत सरलता से धन न मिले, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा चंद्रमा दिखा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा कुछ ऐसा मिला जुला परिणाम कर सकती है। अब बात करेंगे मंगल की। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल इस कुंडली के लिए मैंने कहा कि ये एकमात्र सिंह लग्न की कुंडली के लिए ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो जातक को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि वो जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों। मंगल लग्न में बैठे हैं और जन्म कुंडली के दूसरे सर्वाधिक ग्रह के साथ उपस्थित हैं, मतलब आत्मकारक के बाद अमात्य कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं, 24 अंश पे बैठे हैं। तो जन्म कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सबसे बढ़िया तो गुरु से दृष्ट हो गए। तो आत्मकारक ग्रह के बाद अमात्य कारक ग्रह गुरु से दृष्ट हो गया, मतलब शुभ ग्रह से दृष्ट। उसके बाद वही अमात्य कारक ग्रह जो मंगल है भाग्येश और चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठ करके व्यक्ति का नेचर माता के जैसा पोषण करने वाला बनाएंगे, और दूसरा राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि परिवर्तन में है। गुरु से दृष्ट है तो गुरु मंगल का शिक्षक ये योग बन जाए तो व्यक्ति इंजीनियरिंग कर ले, रेलवे में काम कर ले, बैंकिंग में काम कर ले, बहुत सारा क्षेत्र खादान वगैरह में काम कर ले, हार्डवेयर के क्षेत्र में काम कर ले, टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो ये सब चीज़ें मंगल दे जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति को बहुत सारी आधुनिक अस्त्र शस्त्र की जानकारी, ज्ञान विज्ञान की जानकारी, ऐसा बहुत होता है। तो ये मंगल देव हैं।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं 24 अंश के। इसका अर्थ होगा कि अगर शुक्रदेव बलवान नहीं होते कुंडली में तो ये बहुत बुरे हो जाते, लेकिन शुक्रदेव चूंकि स्वग्रही बैठे हैं और मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठेंगे, इस कारण से यहां पे शुक्रदेव के भाग्यशाली होने के कारण या बनाने के कारण मंगल देव का प्रभाव जातक के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। तो मंगल अपनी दशा काल में जातक को धन देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, संतान देंगे और प्रॉपर्टी देंगे। मंगल दशमांसा चक्र में भी अपनी राशि के बैठ रहे हैं, उनके ठीक आगे स्वग्रही शुक्र और गुरु की दृष्टि, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से दशम स्थान में सूर्य और शनि का संबंध, मंगल की दशा में पिता के सुख में वृद्धि भी मिलेगी। तो ऐसी चीजें मंगल देने वाले बन रहे हैं। उनकी चौथी दृष्टि अपने भाव पे, तो संपत्ति इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं। उनकी सातवीं दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है उस भाव के स्वामी को भी वो देख रहे हैं। इस कारण से मंगल शनि राहु केतु का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से होने के कारण कई बार कंसंट्रेशन लूज होगा और थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी व्यक्ति होगा या बहुत जल्दी विकल हो जाने वाला भी होगा। वो ऐसा कई बार सोचेगा कि मेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी। वो ऐसा कई बार सोच सकता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं बेवजह यूं ही भटक रहा हूं। या आत्मविश्वास में जो अत्यंत कमजोरी होगी वो इसी मंगल शनि राहु केतु के कारण, क्योंकि अष्टम भाव ऐसी बातें दिखा रहा है। उसके बाद मंगल के प्रभाव की यह स्थिति हो गई। गुरु से दृष्ट होने के कारण भाग्य और धर्म का एक अद्भुत संयोग जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। बुधदेव आपकी कुंडली में लाभ भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। लाभ और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के गुरु के साथ बैठे हैं पर शनि से दृष्ट हैं। और एक चीज जो और भी समझने वाली होगी कि 12वें क्या बोलते हैं कि एकादशवें के साथ साथ द्वितीय के स्वामी होकर के जहां पहले ही ग्रहण लगा हुआ है तो राहु और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को ग्रहण दोष में लेके जाएगा। बुध जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं तो ये व्यक्ति को वाणी का सुख देंगे, पराक्रम का परिणाम मिलेगा। पर राहु और चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना, भयंकर ग्रहण लगाना परिणाम से दूरी पैदा करे। पर अंततोगत्वा चूंकि उस भाव का स्वामी उससे 4 घर आगे बैठा है, इस वजह से परिणाम में हाँ मैं कह सकता हूं। दूसरा कि वहां बुध मारक भी होंगे, क्योंकि उनके घर को कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा दूषित भी कर रहे हैं। क्यों दूषित कर रहे हैं? क्योंकि एक तो द्वितीय भाव के स्वामी, ऊपर से 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु का संबंध, तो व्यक्ति जो कोई भी समस्या उसके जीवन में होगी वो कई बार एक लंबा समय तय करना पड़े, मतलब समस्या के अंत तक पहुंचने में व्यक्ति को बहुत वेट करना पड़ता है। इस वजह से व्यक्ति का संघर्ष और भी कई बार बढ़ जाता है। तो जो समस्या कई बार चल रही होती है उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति के कंसंट्रेशन को कमजोर महसूस किया जाता है। या व्यक्ति अगर ऋण में जाए, लोन ले, फाइनेंशियली अगर अपने आप को मजबूत करना चाहता है तो उसमें किसी न किसी तरीके से उसको थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है। अपनी हिम्मत और अपनी हैसियत से ज़्यादा धन लेना और धन चुकाना, ये एक काफ़ी 2 छोर वाली बात हो जाएगी। मतलब मिल तो जाए पर चुकाने में कई बार परेशानी हो। इस वजह से जब कभी भी हम ऐसी कोई काम करें, ऐसी कोई स्थिति में ले जाना चाहें खुद को जहां हम बहुत बड़े लोन वगैरह के बारे में विचार करें, तो हमें पहले अपने आप को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि धन भाव में लगा है ग्रहण और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध अष्टमेश और पंचमेश के साथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सामान्यतया ये गुरु और बुध बहुत अच्छे नहीं होते, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अन्यथा ये भी बात कह सकते हैं कि गुरु और बुध का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता। इस कारण से कई बार व्यक्ति गलत निर्णय में जा सकता है, विवेक की कमजोरी के कारण, या कई बार निर्णय लेने में गलती कर सकता है। और वो निर्णय लेने में गलती कब होगी? राहु, चंद्रमा और बुध की दशा में। हम जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से युक्त होकर के अपनी समस्या खुद से ना बढ़ा लें, हमें इसका ध्यान रखना होगा। मतलब बुध की दशा में हमें इसका ध्यान रखना है। एकादशवें भाव पे बुध देख रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि हमारी इच्छा की पूर्ति बुध कराएंगे। एकादशवें भाव पे गुरु का संबंध ये बात को तय करता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति स्वयं करेगा, उसको अपने पराक्रम पे विश्वास है और रखना चाहिए। मैंने इस पे कल परसों ही अपने मेन चैनल पे कार्यक्रम बताया था कि जन्म कुंडली के लाभ भाव से गुरु और बुध का संबंध या शुभ ग्रह का संबंध हो जाए, लाभ भाव के स्वामी अगर गुरु के साथ बैठे हों तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये महान राजाओं के जैसा जीवन देने वाला एक पक्ष हो जाएगा। लेकिन चूंकि थोड़े बहुत मतभेद वहां राहु और चंद्रमा के कारण बन रहे हैं, इस कारण से, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर फिर भी मैं एक बात और कहूंगा कि बुध अपनी दशा काल में विवाह, दाम्पत्य, संतान, लग्जरी और निर्णय लेने की क्षमता, तर्क बल, दाम्पत्य को सही दिशा देना और
पत्नी के भाग्य का सुख प्राप्त करना और कारोबार को समझना और बेरोजगारी से मुक्त करना खुद को, ये सब बुध की दशा में प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश होकर के शनि से दृष्ट हो जाने से आयु अच्छी मिल जाएगी और व्यक्ति के जीवन का न्याय बढ़ जाएगा। तो गुरु यहाँ 25 अंश के बैठे हैं, सर्वाधिक अंशों के साथ देवगुरु बृहस्पति ही विराजमान है। नवांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशि में कोई बैठा नहीं है, इस वजह से कोई भी ग्रह उस तरीके का बलवान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति स्वतः खुद को बलवान कर रहे हैं। यहाँ भी वो अपनी राशि में हैं, यहाँ वो भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, यहाँ वो मित्र की राशि में हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा इस कुंडली को एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी देगी और व्यक्ति के लाभ के दरवाजे खोलने वाली होगी। तो देवगुरु बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठेंगे, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में एक्सपीरियंस रहेगा, न्याय रहेगा, धर्म रहेगा, दर्शन रहेगा, संतान, सुख, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम, सत्य और कृतज्ञता के साथ साथ पूर्व काल में भी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी व्यक्ति उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है। पूर्व काल में भी व्यक्ति जो है वो महान राजाओं के संपर्क में रहा, अच्छे लोगों की उसने के संपर्क में उसका जीवन बीता और उसी तरीके का जीवन व्यक्ति इस बार भी करना चाहता है कि उसे किसी से मांगना न पड़े और वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। सत्य है, गंभीर है, सुचिता है, धर्म है, आध्यात्म है, चिंतन है, वैज्ञानिक पद्धति है और सबका सत्कार है, कभी किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। राजनीति ऊंचे लेवल की है, जहां बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति नहीं होती, बहुत सुखद राजनीति होती है, जहां सबके कल्याण की बात की जाती है, सभी तरीके के लोगों का आदर और सबके प्रति प्रतिष्ठा का भाव, ऐसा जातक के जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो ये गुरु के कारण होगा। गुरु की दशा में व्यक्ति को थोड़े बहुत लग्जरी वाली चीज़ों पे, जैसे भवन, भूमि, वाहन चीज़ों पे खर्च करना पड़ सकता है। बाकी वैसे गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में माता का सुख, पिता का सुख, भाई बहन का सुख, समाज का सुख, ये सब देने में सहायता करेंगे। उसके बाद शुक्र की बात करेंगे तो स्वग्रही हैं। नवांश चक्र में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ भी कोई कमजोरी नहीं है। दशमांशा चक्र में भी वो स्वग्रही हो रहे हैं, इस कारण से शुक्र की दशा भाग्य, दर्शन, एक अच्छा कम्युनिकेटर और अपनी बात रखने वाला, बेहतरीन और संगीत प्रेमी, हाजिर जवाब, एक्सपीरियंस से बात करना, बहुत गुम्फित भाषा में इस्तेमाल करना, जैसे गुम्फित मतलब बहुत छोटी बात कहना और पूरी बात रख देना, बहुत इलेबरेट ना करना चीज़ों को, बहुत गंभीरता से अपनी बात को रखना और शांति से जीवन जीने की कला, ये सब शुक्रदेव देंगे और व्यक्ति को संतति वाला बनाएंगे। समृद्धशाली जीवन देने में शुक्रदेव सहायता करेंगे। तो शुक्रदेव विशाखा नक्षत्र में है, जहाँ व्यक्ति दवाइयों पे, वैज्ञानिक पद्धति पे और बहुत छोटी छोटी बातों पे विचार करने वाला होता है। तीर्थ, धर्म और दर्शन के साथ बड़ों का आदर करना, ये सब जातक को बहुत अच्छे से आता है। तो शुक्र यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छे हैं और ये आपको कई गुना लाभ देंगे, आपके सामाजिक प्रभाव में वृद्धि देने वाले ग्रह बनेंगे। तो ये शुक्रदेव हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके बाद शनिदेव आयु दे रहे हैं और लगभग आपको व्यापारिक विचारधारा, कई बार पेशेंस को कमज़ोर कर देना, लेंदी चीज़ों को कर देना, बहुत डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा प्रूफ करने की जो नौबत आ जाती है वो शनि के कारण आती है। जो चीज़ आपका रुक रहा है लगातार, वो लगातार रुक रहा है, क्योंकि मूलतया सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव ही मारक हो जाते हैं। उन पर राहु और मंगल का प्रभाव है, इस वजह से भी वो कई बार मारक ज़्यादा हो जाते हैं। तो शनि देव की दशा में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, अपने नक्षत्र में नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। नवांश चक्र में वो कारोबार में सहायता करेंगे। दशमांशा चक्र के आधार पर भी वो आपके जीवन में एक अच्छा नेचर दे रहे हैं और आपके तर्क बल को बढ़ा रहे हैं। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सरकार का सपोर्ट मिलेगा, संसाधन का सपोर्ट मिलेगा, पिता माता के आशीर्वाद का सपोर्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें जन्म कुंडली में शनिदेव देते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार अपनी दशा काल में वो आपसे वो चीज़ भी आपको दे जाएंगे जिसके बारे में आप कभी विचार सपने में भी नहीं कर पाते। तो जो एक होता है जैसे कि छप्पर फाड़ करके दे देना, बिना विश्वास किए आप पे लोग विश्वास कर जाएं, जो आपने सोचा नहीं वो भी मिल रहा है। तो ये सब शनिदेव अपनी दशा काल में ये देंगे। वस्तुतः शनिदेव आपकी कुंडली में नवमांश चक्र में कन्या राशि में बैठ रहे हैं, इस वजह से धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान और व्यापार को नई दिशा देने में सहायता करेंगे। राहु आपकी
आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव से राहु का संबंध बहुत अच्छा होता है और दरअसल उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। नवांश चक्र में वो मेष राशि में जा रहे हैं। राहु की दशा में कभी कभी जो एक होता है मानसिक अवसाद, कंफ्यूजन, डिफरेंस में जाना, स्पष्टता या कमजोरी हो जाती है विचारों में, निगेटिविटी भी कई बार राहु देंगे। हालांकि उनकी दशा अब समाप्त हो गई है, पर फिर भी 2038 के दिसंबर से 2041 के 5वें महीने तक गुरु में राहु का जो अंतर होगा वो कष्ट देने वाला हो सकता है। वैसे अभी के बारे में बात करते हैं तो राहु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में। इस आधार पर मूलतया अगर उन हालांकि राहु के दशा में अगर आप बात करें या गुरु की दशा में, तो गुरु की दशा में मंगल, गुरु में शुक्र, गुरु में शनि वगैरह, गुरु ये सब अच्छे जाएंगे, पर राहु निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद वाली स्थिति में लेके जाएंगे। मतलब राहु की दशा में हमें बहुत सावधान रखना होगा अपने आप को, स्वास्थ्य को लेकर के और अपने विचारों को लेकर के। कई बार ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट देते हैं और व्यक्ति का विश्वास डगमगा देते हैं। केतु अष्टम भाव में है, पेट की समस्या होती है, आंतों का ढीला पड़ जाना, ग्रास नली कमज़ोर हो जाए या ग्रास नली में जो है वो इन्फेक्शन होता है, घाव, फोड़ा फुंसी पेट के अंदर, कई बार इन्फेक्शन पेट के अंदर घाव बना दे जिसका ऑपरेशन करना पड़े, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ज़्यादा मसाला या ज़्यादा तीखा, खट्टा, ऐसी चीज़ों से व्यक्ति को नुकसान होता है, तो इसका ध्यान रखना होगा। सूर्य की पूजा, दान, पुण्य, इन सभी चीज़ों से कुंडली को और भी बलवान बनाया जा सकता है। अब मैं आपकी कुंडली पे अष्टक वर्ग पे एक बार ध्यान लेके आता हूँ। अब इस कुंडली के अष्टक वर्ग पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। व्यक्तित्व तो ठीक है क्योंकि लग्न को बहुत अच्छे अंक मिल रहे हैं। उसके बाद पैतृक संपत्ति भी ठीक है और व्यक्ति जनरेट भी कर लेगा। पराक्रम भी सॉफ्ट है, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मानसिक शांति पे काम करने की आवश्यकता है। आप योग और प्राणायाम से खुद को जोड़ सकते हैं, आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं। विवेक, बुद्धि, तर्क, ज्ञान और परिणाम, इन सभी चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता है कि हमें किस तरीके से बिना डाउट के हमारा परिणाम हमसे मिल जाए। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है। व्यापार हमें तब करना है जब हमारी नौकरी ना लगे। वैसे इस कुंडली में नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। रिसर्च, कंसंट्रेशन, फोकस, स्वास्थ्य और डिबेट, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना होगा। मतलब हमें यहाँ पे काम करना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना होगा। भाग्य का बल सामान्यतया ठीक ठाक है। इसे और बढ़ाने के लिए हमें बजरंगबली की पूजा और भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। माणिक या पुखराज भी धारण किया जा सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली की सदैव अच्छी है। राजनीतिक प्रभाव और समाज और सरकार से लाभ लेने का योग भी इस कुंडली में है। ये कुंडली कभी ऋण में नहीं रहेगी, लेकिन कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमा सकती है। वैसे ये कुंडली धनी होने के लिए ही पैदा हुई है और अपने ऊपर काम करने के लिए पैदा हुई है। आप खुद को संपत्ति से जोड़ने के लिए पैदा हुई है। जो आपने पूर्व काल में कमा कर रखा है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रधान प्रश्न इस कुंडली का बन सकता है, जिसका उत्तर हाँ मिलेगा में हो सकता है। उसके बाद अगर विचार करें दाम्पत्य भाव के लिए, तो इस कुंडली में पत्नी के साथ संबंध 100% अच्छे होंगे। चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि है। चतुर्थ स्थान पे गुरु का प्रभाव है। द्वितीय भाव में सूर्य कभी कभी इरिटेशन, बुध और चंद्रमा दाम्पत्य को सही नेचर मिलेगा। शुक्र और राहु पत्नी के पीछे व्यय होगा और एकादशवें भाव में केतु पत्नी का जो स्वभाव है वो थोड़ा एक्सपीरियंस देने वाला बनेगा। शनि जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के बने हैं, तो इनकी दशा काल में एक अच्छा दाम्पत्य मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर सामान्यतः आप पत्नी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। दशमांसा चक्र में लग्न में शुक्र बैठे हैं, जबकि सूर्य और शनि का यहाँ बैठ जाना बहुत उत्तम बात होगी। यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम में बैठना और यहाँ जो स्थिति बन रही है ये बहुत अच्छी बनेगी। जबकि चंद्रमा का इस भाव में सप्तम स्थान में बैठना, जहाँ के स्वामी इन्हें देख भी रहे हैं और वो स्वग्रही हैं, व्यापारिक प्रभाव, जल्दी लाभ कमाना, जल्दी से अपने आप को मुक्त कर लेना, जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त कर लेना, ऐसा विचार मंगल और चंद्रमा दे रहे हैं और इसमें वो सहायता भी करेंगे। जबकि गुरु राहु के संपर्क में आकर के कई बार एक अलग तरीके का भ्रम भी पैदा करेंगे और सामान्यतया वो आपको कई बार मानसिक चिंता देने वाले बन रहे हैं। हालांकि फिर भी व्यक्ति अपने कारोबार से और अपनी नौकरी से संतुष्ट रहने वाला भी होगा। अष्टक वर्ग के बाद
मैं इस कुंडली पे अरिष्ट चक्र पे थोड़ा ध्यान दे दूं, जिसे त्रिनसांसा चक्र कहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको शनि, राहु और केतु की दशा में निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य में हड्डी, दांत और नेत्रों का ध्यान रखना होगा। पेट में कभी कभी जो पेट के अंदर की बात होगी वहां पे कई बार परेशानी हो सकती है। वैसे बुध, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शुक्र, मंगल आदि कोई कष्ट नहीं देंगे। शुक्र और मंगल जब दोनों एक साथ कभी भी एक्टिव होंगे तो नेत्र की समस्या और हार्मोनल डिसबैलेंस कभी कभी परेशान करने का कारण बन सकता है। माता और पिता इस कुंडली में 100% अच्छे हैं, उसमें जरा भी प्रेम कमजोर नहीं है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। संतति का सुख इस कुंडली में बिल्कुल अच्छा बना हुआ है और संतति का प्रभाव इस कुंडली में ठीक भी है। राहु, केतु, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु की दशा धनदायक और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ मानसिक शांति और सुकून देने वाली साबित होगी। जबकि चंद्रमा, सूर्य और बुध में से बुध और चंद्रमा कभी कभी मतभेद देंगे, जबकि सूर्य सुकून देने वाले ग्रह बनेंगे। आप भाग्यशाली हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है, पर कभी कभी बजरंगबली की पूजा करने से भाग्य का और बल बढ़ जाएगा। आत्मकारक ग्रह के रूप में अगर आपकी कुंडली में बात करेंगे तो वो सूर्य, गुरु बने हैं और दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में मंगल बने हैं। गुरु पहले नंबर पे आत्मकारक और दूसरे नंबर पे अमात्यकारक ग्रह के रूप में मंगल बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में लग्नेश के जो मित्र होते हैं गुरु और मंगल, वही आत्मकारक और अमात्यकारक बन रहे हैं। नवांश चक्र में वो दोनों एक साथ बैठ करके प्रायः कुंडली को दिशा और सकारात्मक निर्णय देने वाले ग्रह बन रहे हैं। इस कुंडली में धन भाव में चंद्रमा का बैठना ठीक है, पर राहु के साथ नहीं था। मंगल लग्न में बैठे हैं, इस वजह से अच्छी बात है। सूर्य का दशम स्थान में बैठ जाना अच्छा होता, या नवम में बैठ जाना उत्तम होती बात। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ बैठ जाना भी ठीक है। लग्न चतुर्थ कहीं बैठ जाते वो ठीक होता, पर ठीक बैठे हैं। बुध का यहाँ बैठना ठीक नहीं था, इनको यहाँ बैठना था या तो यहाँ बैठना था। साथ ही साथ अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी बहुत अच्छे बैठे हैं। ज़्यादा अच्छी बात होती कि शुक्र यहीं बैठ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ ना बैठ करके अगर यहाँ बैठ जाते या यहाँ या लग्न में भी बैठ जाते तो काफ़ी सहायता मिल जाती, व्यक्ति की जिम्मेदारी निभाने में या ऋण मुक्ति से सहायता कर जाते। वैसे इस कुंडली में सबसे अच्छी बात में से एक बात है कि लग्न पे सूर्य, मंगल और गुरु सबका प्रभाव है, क्योंकि सूर्य की राशि बनी है, मंगल बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात एक और भी हो सकती है कि यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के दशम स्थान के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ लग्न बलवान है, यहाँ भी लग्न बलवान है, यहाँ भी लग्न कम से कम ठीक है, मतलब इसे मैं अच्छा कहूँगा। पत्नी भी कारोबार करने वाली हो सकती हैं। विवाह तुला राशि तुला लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से हो और विवाह पूरब दिशा की तरफ हो। अंक 1 अच्छा रहेगा। मैत्री आपकी धनु और मेष वालों से अच्छी रहेगी। शत्रुता ना करें वृष, तुला और कुंभ वालों से। नक्षत्र इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा हस्त, जिसमें आप दान कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, इसके साथ भरणी, आर्द्रा, अनुराधा, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। 1 अंक अच्छा रहेगा। 8 अंक भी आपकी कुंडली के लिए अच्छा है। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये कुंडली बहुत संवेदनशील है और सबसे ज़्यादा परेशान ये असुरक्षा या असुरक्षित भावों से होती है। मुझे कुछ हो ना जाए, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, अपने माता पिता की सेवा कर पाऊंगा कि नहीं होगा, दाम्पत्य में पत्नी कैसी आ जाएगी, मेरा जो भाव है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो भविष्य को लेकर के खतरा कभी कभी उत्पन्न होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं। वैसे चतुर्थ भाव के सूर्य खराब नहीं होते, अच्छे होते हैं, पर आत्मविश्वास को कई बार ये रुग्ण बना देते हैं। बहुत अच्छी बात इस कुंडली में एक और हो सकती थी कि गुरु भी यहीं बैठ जाते और अच्छा होता, अकेले तो ठीक होता, पर ठीक है, जो ग्रह हैं आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आपके पूर्व जन्म के यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, ये पूर्व जन्म के कृत्य हैं जिसके कारण आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं। भविष्य ठीक है इस कुंडली का। गुरु के बाद शनि की दशा में थोड़ा इरेगुलर व्यक्ति और होगा, अकर्मण्यता बढ़ेगी, एकाकीपन में व्यक्ति जाएगा, आयु में थोड़ा कष्ट जुड़ेगा जिसमें पेट और हड्डियों का रोग परेशान करेगा। इस कुंडली में नेत्र ज्योति परेशान कर सकती है, पाचन तंत्र परेशान कर सकता है, व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा चीज़ों के विलंब से मिलने के कारण, लेकिन न्याय होगा क्योंकि गुरु और बुध का प्रभाव शनि से प्रभावित है। क्लियर है? दिन आपकी कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा है। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद करें। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। बजरंगबली की पूजा इस कुंडली को आगे बढ़ाएगी। बाकी चीज़ें ठीक हैं। मारक मैंने बता दिया है, शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा साहचर्य नियम के आधार पर मारक बनेंगे। मूल मारक इस कुंडली में शनि, मंगल
शनि, राहु और केतु ही बनेंगे। गुरु में जब कभी भी बुध का अंतर आए या शनि का अंतर आएगा तो कष्ट हो सकता है। और एक दशा जो आपको परेशान कर सकती है, जो गुरु में शुक्र की दशा आएगी, वो थोड़ी कभी कभी परेशान करने वाली होगी। वैसे शनि की महादशा में मंगल, राहु और केतु भी कष्ट देने वाले ग्रह बनेंगे। शनि की दशा में ये सब ग्रह कष्ट देंगे, बाकी वैसे कोई बात नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट इस कुंडली में जब कभी भी चंद्रमा कन्या राशि में आए, या जब कभी भी गुरु धनु राशि में आए, या जब कभी भी सूर्य सिंह राशि से गोचर करेंगे, तब व्यक्ति को कष्ट होगा। और सामान्यतया इस कुंडली की आयु ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के आधार पर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब अच्छी स्थिति में तो दोनों ही ग्रह 50-50% का परिणाम कर रहे हैं। पर दृष्टिकांड चक्र के आधार पर जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करना होगा। शठता न करें, जलने की भावना न रखें, द्वेष किसी से न रखें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जल्दबाजीपन की प्रक्रिया आपके काम को नुकसान में ले जा सकती है। शठता, कई बार व्यक्ति काम निकल जाने पे भूल जाता है और काम पड़ने पे नीचे नीचे आ जाता है। दूसरा कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत कृपण स्वभाव वाला भी हो जाता है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मानवीय प्रवृत्ति है, जिसके कारण व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। उदार होइए, शुद्ध बनिए, विशाल हृदय वाला बनिए, पहाड़ की भांति अपनी गलती को स्वीकार करने वाला बनिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को ऊंचे लेवल पे, ऊंची दार्शनिकता पे ले जाकर के स्थापित करिए, ताकि आपकी दार्शनिकता की प्रामाणिकता कहीं भी सिद्ध हो सके। आपको किसी को सिद्ध नहीं करना है कि आप कितने अच्छे हैं। आपके उपस्थित हो जाने से ही पता चल जाए उस समाज को कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो निर्विवाद है और बिल्कुल ही वो उसको अपने मैदान को बनाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, वो निराधार है। तो ऐसा मतलब इस तरीके पे अपने आप को काम करने की आवश्यकता होगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। स्वास्थ्य में पेट आपको परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।